गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को क्या जांच करनी होती है, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। जब भी किसी नागरिक के साथ, एक सामान्य व्यक्ति के साथ कोई भी संज्ञेय अपराध मतलब कॉन्जेबल अफेंस मतलब गंभीर प्रकृति का अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, कोई घटना घटित हो जाती है जैसे कि मारपीट, बलवा या जानलेवा हमला या कोई भी हो, XYZ कॉन्जेबल अफेंस, और वो सीधा पुलिस थाने जाता है और जब थाने पर और एसपी साहब के द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की जाती है तब उसके पास आखिरी रास्ता होता न्यायालय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 की उपधारा 3। अब सवाल ये उठता है कि जब हम 175 की उपधारा 3 के तहत जज साहब के समक्ष, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आवेदन पेश करते हैं तो उसमें जज साहब के द्वारा किन किन बिंदुओं की जांच की जाती है। कुल 4 बिंदु मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हमें उस नजर से भी सोचना जरूरी है जो जज साहब जांच करते हैं। जब हमें ये पता होगा तो हम प्लीडिंग में भी उस बात का ध्यान रखेंगे, जब बयान कराएंगे अब अदालत में तब भी उसका हम ध्यान रखेंगे, तो हमारा केस जीतने की मतलब हमारे पक्ष में आदेश कराने की संभावना पूरी पूरी बढ़ जाती है। ये 175(3) क्या है सर, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध होता है तो वो पुलिस थाने जाता है। सबसे पहले थाना प्रभारी महोदय को, जो भी पुलिस अधिकारी रहते हैं, उनको या तो मौखिक रिपोर्ट देता है या लिखित में आवेदन देता है। अब यदि मौखिक रिपोर्ट दी तो या तो सीधे FIR दर्ज कर ली जाती है धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया जाता है, तो मामला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपका काम हो गया। लेकिन आपने लिखित में आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको ऐसे ही पटक के रखा गया, तब आप 173 की उपधारा 4 BNSS 2023 में दिए गए प्रावधानों के तहत आपको पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी साहब को लिखित में रजिस्टर्ड डाक से आवेदन देना जरूरी है। और जब आपने वहां पर भी आवेदन दे दिया और वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आपको इस रजिस्टर्ड डाक से दिए गए आवेदन, पोस्ट ऑफिस की रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद और थाना प्रभारी को जो आवेदन आपके द्वारा दिया गया था वो आवेदन, और आपके पास इसके अलावा जो भी एविडेंस हैं, जो भी लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, CD है, फोटो है या कोई अन्य बैंक स्टेटमेंट्स हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की सूची बनाकर धारा 175 की उपधारा 3 के तहत जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करना होता है, इस निवेदन के साथ कि माननीय न्यायालय थाना प्रभारी महोदय को आदेशित किया जाए कि वो FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। अब यहाँ पर हमें सफलता मिले, उसमें 4 बिंदु जो जज साहब देखते हैं वो मैंने अपने अनुभव के आधार पर और कानून के आधार पर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ये हमें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम इनको साबित कर देते हैं तो हमारा काम, पूरी सफलता हमें मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। वो 4 बिंदु क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, प्रियंका श्रीवास्तव विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और एक ललिता कुमारी उत्तर प्रदेश राज्य ये 2013-14 का जजमेंट। ये सारी डिटेल जानकारी आप लोगों के लिए मैंने डिजिटल ई बुक के रूप में, डिजिटल ई बुक के अंदर रिटर्न रूप में आप लोगों के लिए लिख कर रखी है। आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। उसमें मैंने ड्राफ्ट भी तैयार की है 175(3) की, एक आइडियल ड्राफ्ट, जिससे आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि इसकी ड्राफ्टिंग हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पिछले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं इसी से रिलेटेड, उसमें भी मैंने ड्राफ्ट बताई है, वो अलग तरीके से बताई थी, इसमें मैंने एक अलग तरीके से तैयार की है। तो अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डिजिटल ई बुक है, इससे परिचय मैं वीडियो के अंत में आपका करा दूंगा। सबसे पहले हम जो 4 बिंदु हैं उन बिंदु में नंबर 1 बिंदु देखते हैं, संज्ञेय अपराध जिसको हम कॉन्जेबल अफेंस कहते हैं, की जांच। सबसे पहले जज साहब के द्वारा आपके आवेदन में घटना के तथ्यों में यही देखा जाता है, न्यायालय सबसे पहले आवेदन में लिखे गए तथ्यों को पढ़ता है। मजिस्ट्रेट साहब यह देखते हैं कि क्या आरोपी का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की संज्ञेय धाराओं जैसे कि धारा 303 चोरी, धारा 318 धोखाधड़ी, धारा 309 लूट या धारा 351 जान से मारने की धमकी के तहत आता है या नहीं। यदि अपराध नॉन कंजेबल है तो धारा 175(3) लागू नहीं होगी। यदि आपके द्वारा दिया गया घटना का विवरण नॉन कंजेबल अफेंस पैदा करता है, नॉन कंजेबल मतलब असंज्ञेय प्रकृति का अपराध, तो वहां पर 175(3) लागू नहीं होगी। सर, आपको ये ध्यान रखना है, आपकी प्लीडिंग में आपको देख लेना है घटना का विवरण और धाराएं कौन सी लागू होती हैं, क्योंकि नॉन कंजेबल अफेंस में प्रोसेस क्या होती है, उसमें
सीधे हमें थाने पे जब हम आवेदन देते हैं तो वहां पर हमें एक असंज्ञ अपराध का एक वो एनसी रिपोर्ट दे दी जाती है कि आप जाकर अदालत में मुकदमा लगाएं। तो वहां पर फिर जज साहब सीधे उसमें आदेश नहीं करेंगे, फिर वो एक परिवाद के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है। 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत उसमें आगे कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो क्या कॉन्जुगल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। यदि कॉन्जुगल ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है तो धारा 175(3) के तहत जज साहब के द्वारा उसमें आदेश नहीं किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया सर पॉइंट नंबर 1। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, प्रक्रियात्मक चरण, प्रोसीड्यूरल मैंडेट, धारा 173 की उपधारा 3 और 173(4) कि इसमें जज साहब अब ये चेक करते हैं कि इसमें प्रोसीजर का पालन किया गया है या नहीं। प्रोसीजर कौन सी, जो अभी जस्ट वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताई थी कि न्यायालय यह जांचता है कि क्या आवेदक सीधे कोर्ट भाग आया या उसने कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। सबसे पहला यही जांच की जाती है। अब इसमें जो देखा जाता है तो आवेदक को यह साबित करना होता है कि उसने पहले थाने में धारा 173(1) और फिर एसपी साहब को रजिस्टर्ड डाक से धारा 173(4) के तहत शिकायत भेजी थी। डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट आवेदन के साथ लगानी होगी। दूसरा पॉइंट जज साहब के द्वारा चेक किया जाता है कि आपने ये प्रोसीजर का पालन किया है या नहीं किया है, क्योंकि प्रियंका श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में खास तौर से बता दिया गया है कि ये इसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाएगा 175 की धारा उपधारा 3। ये पहले 156(3) थी सर ये दंड प्रक्रिया संहिता में, और अब ये बदलकर 175(3) कर दी गई है। तो सबसे पहले उसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाएगा। एफिडेविट के अंदर ये लिखा जाएगा कि हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आने से पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया था। आवेदन की कॉपी लगाना होगी। यह भी लिखना होगा कि इस तारीख को रजिस्टर डाक से थाना प्रभारी ने जब सुनवाई नहीं की तो पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आवेदन दिया जा चुका है। आवेदन की भी कॉपी आपको लगाना होगी। पोस्ट ऑफिस की रसीद, और जब एसपी साहब के दफ्तर में वो प्राप्त हो गई तो वहां से जो प्राप्ति रसीद आपके पास आई उसकी भी कॉपी लगाना होगी, और एफिडेविट में सब लिखना होगा। एफिडेविट सर इसमें जरूरी बताया गया 173(4) में, इसलिए हमें कार्रवाई पहले करना होगी। तो दूसरा चरण, जो दूसरा पॉइंट है जज साहब के द्वारा जो जांचा जाएगा वो यही प्रोसीजर का। यदि आपने प्रोसीजर का पालन नहीं किया तो 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का आपका आवेदन चलने योग्य नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट है जो जज साहब के द्वारा जांच की जाती है, सत्यता और शपथ पत्र की जांच, एफिडेविट वेरिफिकेशन। प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य के लैंडमार्क केस के अनुसार मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन के साथ आवेदक का विधिवत सत्यापित सत्यनिष्ठा शपथ पत्र लगा हो। इससे तय होता है कि आवेदक झूठा आरोप नहीं लगा रहा है। तीसरा के बाद आएगा सर चौथा पॉइंट, थाने से स्टेटस रिपोर्ट मंगाना। यह आएगा पॉइंट नंबर 4, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिसको ATR भी कहा जाता है शॉर्ट में। प्रारंभिक जांच के दौरान कोर्ट संबंधित थाने से रिपोर्ट ATR मंगाती है कि क्या इस मामले में पहले से कोई FIR दर्ज हुई है या कोई जांच चल रही है। तो ये कुल 4 पॉइंट हैं। जब आपका आवेदन पेश होता है तो जज साहब के द्वारा सबसे पहले इन्हीं की जांच की जाती है, और जांच के बाद मजिस्ट्रेट साहब आदेश किस प्रकार से उसमें करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि इन सभी जांचों से संतुष्ट होने के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब को जो भी उनकी राय बनती है तो वो 2 विकल्प उनके सामने होते हैं। नंबर 1 है, यदि मामला गंभीर है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन मतलब उसमें रिकवरी की जरूरत है तो कोर्ट थाना प्रभारी को FIR दर्ज कर अन्वेषण जारी करने का आदेश जारी कर सकती हैं। जारी नहीं कर सकती हैं, जारी करती हैं। मतलब जब जज साहब को कंफर्म हो गया, ये चारों पॉइंट आपके उसमें कंफर्म हो गए, तो जज साहब FIR दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश थाना प्रभारी महोदय को देते हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरा विकल्प क्या होगा, यदि साक्ष्य पहले से उपलब्ध हैं रिकॉर्ड में आपके, तो कोर्ट इसे परिवाद मतलब कंप्लेंट अंडर सेक्शन 223 BNSS के रूप में दर्ज करके पीड़ित के बयान दर्ज कर सकती है। ये 2 चीज आपके सामने हो सकती हैं। अब यहां पर मैं आपको वो आइडियल ड्राफ्ट बता दूं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण उससे रिलेटेड कानून की जो पुरानी धाराओं से तुलना करके नया लिखा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सिंपल सा ड्राफ्ट आप देख लें। ऊपर लिखा जाएगा, न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहां भी जैसी भी स्थिति बनती है, प्रथम श्रेणी या जो भी, ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, नीचे प्रकरण क्रमांक और नीचे आवेदक विरुद्ध आरोपीगण। आरोपीगण में समस्त आरोपीगण के नाम आपको लिखना है।
और राज्य मध्य प्रदेश द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना ये जरूर आपको बनाना है। क्यों? क्योंकि आपकी कार्रवाई इन्हीं के द्वारा नहीं की गई। अब जज अगर यदि आप इसमें पार्टी नहीं बनाएंगे तो जज साहब फिर आदेश कैसे करेंगे उसमें, तो इसलिए आपको इसमें पार्टी बनाना उनको जरूरी है। इसके बाद हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि इसकी एक सूचना थाने पर भी जाएगी सर, जब आपका वो आप पेश करेंगे और जब वो आदेश होगा, तो इसलिए इनको बनाना जरूरी होगा। अब इसमें बीच में लिखना है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अनावेदकगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर अन्वेषण के आदेश जारी करने बाबत। उसके बाद लिखना माननीय महोदय आवेदक की ओर से निम्नानुसार आवेदन पेश है। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 ड्राफ्टिंग का यह की दिनांक मैंने डेट कर दिया है सर, आप आपके हिसाब से यहाँ पर आपकी घटना और तारीख आप लिख सकते हैं। यह की दिनांकों को समय लगभग बजे अनावेदक 1 व 2 ने एक राय होकर आवेदक के घर या दुकान में प्रवेश कर मारपीट की, अश्लील गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी देते हुए नकदी या सामान छीन लिया, और घटना का संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पर लिख दें। ये घटना मैंने आपको बताई है, आपके साथ जो भी कॉन्जेबल ऑफेंस हुआ है, गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, उसके हिसाब से आप सेट करके यहाँ पर लिख दें परिवर्तित करके। पैरा क्रमांक 2 आएगा सर हमारा ड्राफ्टिंग का, यह कि अनावेदक गण का उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 189 बलवा, धारा 309 लूट, धारा 296 अश्लील गाली एवं धारा 351 जान से मारने की धमकी के तहत अत्यंत गंभीर एवं संज्ञेय कॉन्जेबल अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर मैंने धाराएं वो लिख दी जो मैंने तैयार की हैं। आपके साथ जो घटना हुई है उसकी धाराएं आप यहाँ पर वो लिख दें बदल कर। पैरा क्रमांक 3 ड्राफ्टिंग का सर, यह कि आवेदक ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु 173(1) बीएनएसएस के तहत थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात आवेदक ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत दिनांक को रजिस्टर डाक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का आवेदन प्रेषित किया, जिसकी पावती संलग्न है। पैरा क्रमांक 4 आएगा सर ड्राफ्टिंग का, यह कि पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञेय अपराध के बावजूद कानूनन एफआईआर दर्ज न किए जाने से व्यतीत होकर आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। पैरा क्रमांक 4 ड्राफ्टिंग का, यह कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य में दिए गए निर्देशानुसार आवेदक का शपथ पत्र मतलब एफिडेविट इस आवेदन के समर्थन में संलग्न है। इसके बाद आएगी सर प्रार्थना। अतः माननीय न्यायालय से नर्म निवेदन है कि न्याय हित में नंबर आ संबंधित थाना प्रभारी को अनावेदकगण के विरुद्ध सुसंगत बीएनएस की धाराओं के तहत तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर पंजीकृत कर निष्पक्ष अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश जारी करने की कृपा करें। उसके बाद संलग्न डॉक्यूमेंट्स में आएंगे आपके आवेदक का शपथ पत्र, दूसरा थाने एवं एसपी कार्यालय को भेजे गए आवेदन व रजिस्टर डाक की रसीद, और तीसरा आएगा साक्ष्य या मेडिकल रिपोर्ट यदि आपकी जो भी हो, स्थान और दिनांक, नीचे आवेदक के दस्तखत और इधर वकील साहब के दस्तखत हो जाएंगे आपके। इसमें एफिडेविट भी सर आपको लगाना होगा। मैं एफिडेविट की ड्राफ्ट इसमें भी ऐड कर रहा हूं, अभी मैंने ऐड नहीं की है लेकिन मैं ऐड कर दूंगा इसमें। उसमें भी इसी बात का समर्थन लिखा जाएगा। मैंने पिछले कई वीडियो भी बनाया, उसमें भी एक एफिडेविट के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया है सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। संबंधित कानून धाराएं परिभाषा लेट बार जजमेंट, इसमें आएगा सर 175(3) बीएनएसएस जो पुरानी धारा 156(3) सीआरपीसी थी। इसमें जो आएगा कि संज्ञेय अपराध की जांच या इन्वेस्टिगेशन का अधिकार रखने वाला कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामला इन्वेस्टिगेट करने का निर्देश दे सकते हैं। दूसरा आएगा धारा 173(4) बीएनएसएस पुरानी धारा थी 154(3) सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट के पास जाने से पूर्व पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक एसपी को रजिस्टर डाक से शिकायत भेजना कानूनी शर्त है। नंबर तीसरा है मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच जो मैंने जस्ट आपको बता दी, संज्ञेय अपराध की पुष्टि, प्रक्रियात्मक अनुपालन, सत्यता की जांच और पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं सर सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट जो इसमें मैंने लिख दिए हैं। इसमें जो पहला जजमेंट है कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य यूपी 2015 6 ACC 287, इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि धारा 156(3) अब धारा 175(3) हो चुकी है बीएनएसएस के तहत दिए जाने वाले हर आवेदन के साथ पीड़ित का शपथ पत्र होना अनिवार्य है ताकि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर रोक लग सके। दूसरा जजमेंट है सर हमारा शाकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2008 AC 907, इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट के पास केवल एफआईआर का आदेश देने की शक्ति ही नहीं है, बल्कि यदि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है तो जांच की निगरानी मतलब मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार भी धारा 156(3) अब 175(3) बीएनएसएस के तहत निहित है। तो ये सर हमारी हो गई मुकम्मल कानूनी जानकारी। इसका एफिडेविट की जानकारी मैं आपको और बता देता हूं।
अब हम आ चुके हैं सर एफिडेविट की ड्राफ्ट पर, जो इसमें ऐड नहीं थी, मैंने अभी ऐड की है। उसकी भी ड्राफ्टिंग में आपको पढ़ के बता देता हूं। ऊपर वही माननीय न्यायालय का पूरा शीर्षक लिखा जाएगा, प्रकरण क्रमांक आप जगह छोड़ देंगे लिखने के बाद, क्योंकि जब दर्ज होगा उसके बाद ही वो वहां पर होगा। आप वो सन लिख दें और लिख दें इसके आगे जो है कि आपका मामला जिससे संबंधित है, और आवेदक विरुद्ध आरोपीगण आपको वही लिखना है शॉर्ट में। और इसमें लिखना है शपथ पत्र समर्थन में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नंबर 1। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नंबर 1 में जो भी आपका आधार कार्ड के आधार पर आप पूरा पता लिख दें। सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ पत्र निम्नलिखित कथन करता हूं। नंबर 1 यहाँ की, अब मैंने इसमें यहाँ की लिखा हुआ है। जनरली हम कोर्ट में जब वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो हर पेरा के आगे लिखते हैं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं या करती हूं। पेरा नंबर 1, यह कि मैं उपरोक्त प्रकरण में आवेदक पीड़ित हूं तथा मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों से भली भांति अवगत हूं। पैरा क्रमांक 2, यह कि संलग्न आवेदन पत्र 175(3) बीएनएसएस 2023 के तहत चरण क्रमांक 1 से 5 में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिसमें कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है। पैरा क्रमांक 3 एफिडेविट का है, यह कि दिनांक को अनावेदकगण द्वारा दिए गए संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना अपनी शिकायत मेरे द्वारा धारा 175(1) बीएनएसएस के तहत थाना प्रभारी पुलिस थाना को प्रस्तुत की गई थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पैरा क्रमांक 4, यह कि स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर मेरे द्वारा 173(4) बीएनएसएस के तहत कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए दिनांक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला को शिकायत प्रेषित की थी, जिसकी रसीद एवं प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसके बावजूद भी अनावेदकगण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पैरा क्रमांक 5, यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम यूपी राज्य एवं अन्य 2015 में दिए गए कानूनी निर्देशों के पालन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लाइन नहीं भी लिखे तो चलेगा। छठा, यह कि मेरे द्वारा दी गई समझ जानकारी सत्य और यदि इसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो कानूनन दंड का भागी रहूंगा। दिनांक स्थान और सत्यापन आएगा आपका, और नीचे फिर आपका, इसको आप नोटरी वकील से करवा लें, या तो नोटरी वकील साहब से आप इसको तस्दीक करवा लें या शपथ आयुक्त से। वैसे जनरली कोर्ट में जो भी एफिडेविट पेश किए जाते हैं शपथ आयुक्त से ही तस्दीक करवाकर पेश किए जाते हैं। तो ये तो सर मैंने आपको इस टॉपिक पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। ये सारी जानकारी रिटर्न रूप में डिजिटल ई बुक के अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा और भी 23 अध्याय हैं जो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है किसी ना किसी प्रकार से, वो सब भी मेरे द्वारा इसमें लिखे गए हैं। तकरीबन 200 से ऊपर इसमें प्रश्न हैं। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको ऐसा लगता है मेरा वीडियो सुनने के बाद कि आपको रिटर्न रूप में भी आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। लिंक पर आप क्लिक करके इसको आप खरीद भी सकते हैं। वहां पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे मेरी आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना होगा। आप जैसे ही भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर फोन पर, स्मार्टफोन पर ही डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा, गूगल पर भी अपलोडेड है। वहां पर गूगल का अपना एक अपना खुद का ऐप होता है मोबाइल में। जब आप भुगतान करेंगे तो उस ऐप पर डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके पर्सनल उपयोग के लिए एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, किसी अदालत कचहरी में पेश नहीं कर सकते। इसके अंदर दी गई जानकारी पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। कोई भी नफा नुकसान या आपका मेरा वीडियो किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है, इसलिए आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करके करें, क्योंकि यदि कोई आपको नफा नुकसान होता है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेरे वकालत के 25 साल के अनुभव के आधार पर तैयार की गई जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा दी गई है और कानून के तहत दी गई है, धाराओं के साथ दी गई है। जैसा कि 175(3) आप बुक खोलकर देख लें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पूरे प्रावधान बताए गए हैं। 173 में एफआईआर दर्ज की जाती है, पहले धारा 154 में एफआईआर दर्ज की जाती थी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।